हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने इंडियन इकोनॉमी की एक सीरीज चलाई हुई है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं और आप सभी लोग इसको ज्वाइन किए हुए भी हैं। जो लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उन लोगों के लिए बता देता हूं, इंडियन इकोनॉमी 2024 के IAS एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोगों ने ये सीरीज चलाई हुई है, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें हम जो लेकर के चल रहे हैं वो दो चीजें लेकर के चल रहे हैं। एक, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सारी चीजों को डिस्कशन करना, विश्लेषण करना, जहां जहां से प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं, और उसके बाद उनसे संबंधित आए हुए प्रश्न, या अगर आए हुए नहीं है तो एक संभावित प्रश्न हो सकते हैं, उनको हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है ना? तो पिछले 15-20 सालों में जितने भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं, उन सभी को हम इसमें शामिल करके विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, जिससे कि आप लोगों की पढ़ाई भी हो सके और रिवीजन भी हो सके। ठीक है ना? तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग इसमें अपना लेक्चर नंबर 12 बात करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आधारभूत ढांचे को लेकर के टॉपिक स्टार्ट किया था। आज भी हम आधारभूत ढांचे के बारे में बात करेंगे। आधारभूत ढांचे का लेक्चर नंबर हम 2 कह सकते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें जो आपका टॉपिक देखा जाए वो ध्यान दीजिएगा। आज हम कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, उनको आराम से ध्यान से पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहां से अगर यूपीएससी का क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ही स्टैंडर्ड का, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसमें देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी आधारभूत ढांचे की परिभाषा, उसका महत्व, उसके प्रकारों के बारे में। ठीक है ना? और आज हम बात करेंगे आधारभूत ढांचे के विकास के सरकार के क्या क्या प्रयास हैं, कि सरकार ने आधारभूत ढांचे के संपूर्ण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत एक फ्रूटफुल एक लेक्चर सीरीज है। आप लोग अगर इकोनॉमी को ढंग से कवर करना चाहते हैं तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। इससे पहले भी हमारे 11 लेक्चर हो चुके हैं, उसको प्रॉपर तरीके से वॉच कीजिए, देख लीजिए समय निकाल करके, आपके सारे डाउट, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे। इनमें 4 से 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। एक, सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए PPP मॉडल, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को अपनाया है। दूसरा, नेशनल इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, यानी कि राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन परियोजना शुरू की है, वो है। वित्तीय संगठन गठित किए हैं, यानी कि कई सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वित्तीय संगठन हैं जो आधारभूत ढांचे के विकास के लिए प्रयास करेंगे। ये सरकार के प्रयास हैं। सरकार ने भूमि अधिग्रहण नीति भी बनाई है और कुछ विकास समितियां भी गठित की हैं इसके अंतर्गत। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं हल्के फुल्के लेवल पर आपको डिस्कस नहीं करना चाहता हूं, और मैंने पहले भी कहा है कि मैं पढ़ाऊंगा तो सॉलिड तरीके से पढ़ाऊंगा, A to Z सारी चीजें डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों का जो भी समय आप मुझे देते हैं उस समय का सही उपयोग हो सके। आप बहुत भरोसे के साथ मेरी क्लास अटेंड करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का रियली मैं बहुत आभारी हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस समय का सदुपयोग करें और मैं आपके समय को बिल्कुल भी जाया न जाने दूं। तो ध्यान रखिएगा, हम इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, चाहे हमें 1 क्लास लगे या 2 क्लास लगे। जो पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है, नहीं तो नहीं पढ़ना है। ये मेरा अपना सिद्धांत है, और जिसको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो इसमें चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके PPP मॉडल के बारे में। ध्यान रखिएगा, PPP मॉडल होता क्या है, PPP मॉडल कौन कौन से हैं, PPP मॉडल की इंपॉर्टेंस क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि PPP, या कह सकते हैं सार्वजनिक निजी भागीदारी, एक कंसेप्ट है। यानी कि सरकार अब ये चाहती है कि सरकार आधारभूत संरचना का विकास ना करे,
बल्कि वह सरकार के साथ अपने निजी क्षेत्र को भी अपने साथ जोड़ना चाहती है, क्योंकि आधारभूत संरचना एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निजी क्षेत्र पैसा लगाना नहीं चाहता था। वो इंडस्ट्री लगा लेगा, किसी भी फर्म को खोल लेगा, कोई भी बिजनेस कर लेगा, बैंक खोल लेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके वो कमाई कैसे करेगा? और पूरे के पूरे देश में अगर सरकार ही सारे आधारभूत संरचना का विकास करेगी तो उसके पास पैसा नहीं है, उतने अच्छे उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उतना अच्छा मैनेजमेंट नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है। और बिना आधारभूत संरचना के ये ध्यान रखिएगा, देश का आर्थिक विकास, देश की तरक्की संभव ही नहीं है। इसीलिए देश के आर्थिक विकास के लिए आधारभूत ढांचे का विकास बहुत जरूरी है, और उस संदर्भ में सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के एक मॉडल को अपनाया है। ठीक है ना? अब इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों, यहीं पर ध्यान रखिएगा इसके अंतर्गत कि आखिर सार्वजनिक निजी भागीदारी पर ये है क्या। ठीक है ना? दूसरा, हमने इसे क्यों अपनाया है, क्यों अपनाया है, और तीसरा, इसके मॉडल कौन कौन से हैं, मॉडल कौन कौन से हैं, ये ध्यान रखिएगा। 3 चीजें हमको इसमें डिस्कस करनी है। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर आपको लेकर के, तो सबसे पहले पार्टनरशिप, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये है क्या? अगर इसके बारे में बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर दोस्तों इसकी कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन भारत के संदर्भ में एक चीज कही गई है, जब, ध्यान रखिएगा, जब सरकार और निजी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, जब सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं तो इससे हम क्या कहते हैं? सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल कहते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी चीज है कि आधारभूत संरचना पर ही विशेष ध्यान दिया गया है। ये जो पार्टनरशिप है वो इंडस्ट्रीज के लिए नहीं है, किसी और बिजनेस के लिए नहीं है, केवल आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ध्यान रखना, यह भारत के संदर्भ में है। अब इसमें 2 चीज इसमें और समझने की जरूरत है, वो और समझ लीजिएगा। इसमें जो मुख्य भूमिका होती है, ध्यान रखना, निजी क्षेत्र की होती है, निजी क्षेत्र होता है, इसकी मुख्य भूमिका होती है, मुख्य भूमिका। अब कहोगे कि मुख्य भूमिका क्यों, बताते हैं। और दूसरी होती है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी कि सरकारी क्षेत्र की, सरकारी क्षेत्र होता है, ध्यान रखना। और सरकारी क्षेत्र की भूमिका जो होती है वो द्वितीयक होती है, या कह सकते हैं कि इसकी जो भूमिका होती है वो रणनीतिक भूमिका होती है, या हम कह सकते हैं कि उसकी द्वितीयक भूमिका होती है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि आखिर मुख्य भूमिका में है क्या, ये काम क्या करता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत ये काम करता है कि ये, सोचिए, किसी भी व्यवस्था का निर्माण करता है, ध्यान रखना, उसका संचालन करता है, ये उसका रखरखाव करता है, ये पूंजी और तकनीक का निवेश करता है, पूंजी तकनीक का निवेश करता है, यह सारा जोखिम लेता है, सारा जोखिम यही लेता है। इसीलिए इसकी क्या है, मुख्य भूमिका होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन जिस स्ट्रक्चर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसी तरीके से आपसे पूछी भी जा सकती है कि सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसमें निजी क्षेत्र की मुख्य भूमिका होती है, जिसमें वह निर्माण से लेकर के जोखिम प्रबंधन तक सारी भूमिकाओं को निभाता है। नंबर 2,
सरकारी क्षेत्र की भूमिका उसमें द्वितीयक या गौड़ या रणनीतिक होती है, जिसमें वह केवल सुविधा प्रदाता होता है। सही कथन का चयन कीजिए। मेरी बात समझ रहे ना? तो इस तरीके से क्वेश्चन किसी भी एंगल से आपसे पूछा जा सकता है, इसी से रिलेटेड है। अब सरकार की भूमिका होती है, क्या होती है, यहीं पर ध्यान रखिएगा। सरकार इसमें क्या करती है? सरकार इसमें प्रोजेक्ट को मंजूरी देती है। प्रोजेक्ट को क्या करती है? मंजूरी देती है। दूसरा, वह मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। मूलभूत सुविधाएं आपको देगी। मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना यह सरकार की जिम्मेदारी है। बात समझ गए? तो ये तो हो गई आपकी एक परिभाषा के संदर्भ में कि आखिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती क्या है। एवरीबॉडी, ठीक है ना? बात ये आती है कि आखिर हमने इसको अपनाया क्यों, क्या जरूरत है हमको इसके करने की। तो बस उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो एवरीबॉडी, ये प्रॉपर तरीके से क्लियर कि नहीं? क्या होती है पीपीपी? आराम से आज समझ लीजिए, इसको चाहे तो नोट्स बना लीजिए। अगर आप समझदार होंगे तो अपना एक अलग से रजिस्टर लेकर के सारे नोट्स बनाने बैठ जाओगे, घर बैठे इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगी माय डियर। एक क्वेश्चन बाहर चला जाए तो कहिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए इकोनॉमी का, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। अब इसमें बात आती है कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। पीपीपी की आवश्यकता क्यों, या कह सकते हैं इसका महत्व क्या है? क्या महत्व है इसका? हम क्यों अपनाएं इसको? क्यों प्राइवेट प्लेयर को इसमें लेकर के आए? ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर चीज की अपनी एक क्षमता होती है, सारी चीजें होती हैं। इसमें हमारा पहला जो उद्देश्य है वो ध्यान रखिएगा। पहला उद्देश्य है, हम चाहते हैं एक विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला आधारभूत ढांचा विकसित करना। आधारभूत ढांचा विकसित करना, यह हमारा उद्देश्य है, यह इसका महत्व है। बोले ये तो सरकार भी कर लेती, लेकिन सरकार के पास और भी बहुत सारे काम हैं। ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारे काम हैं। दूसरा, इसके अंतर्गत हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका या उसके जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करना। अगर हम निजी क्षेत्र की क्षमता का उपयोग नहीं करेंगे तो समझ लीजिए वो बेकार है। उसका फिर क्या होगा? और निजी क्षेत्र की क्षमता क्या है? उसके पास पूंजी है, उसके पास तकनीक है, उसके पास अच्छी क्या है, क्या चीज है? अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। तो निजी क्षेत्र के पास जो चीज है वो ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है उसके पास पूंजी जो सरकार के पास नहीं थी। वो है उसके पास अच्छी तकनीक जो सरकार के पास नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज, एक अच्छी प्रबंधन की व्यवस्था। ये तीनों चीजें आपके निजी क्षेत्र के पास बहुत अच्छे से मौजूद हैं। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाइए। तीसरा पॉइंट, हम चाहते हैं कि हम अपने घरेलू संसाधनों का सही उपयोग करें। घरेलू संसाधनों का उचित उपयोग करें। आधारभूत ढांचे का विकास होगा, वो तो सब है ही, उसके फायदे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि निजी क्षेत्र संसाधनों का बेहतर उपयोग करना चाहता है। वो चाहता है कि एक छोटी से छोटी चीज का भी उपयोग किया जाए, जबकि सरकारी व्यवस्था का दुरुपयोग ज्यादा होता है। यह आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से जानते हो। सरकारी व्यवस्था मतलब चल रही है तो चल रही है, बिगड़ रही है तो बिगड़ रही है, जो हो रहा है होने दीजिए, क्या किसी की जेब से जा रहा है। लेकिन जब किसी प्राइवेट सेक्टर का लगता है पैसा, तो एक एक रुपए को वसूलना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी लागत लग रही है। ध्यान रखिएगा। तो वो घरेलू संसाधनों का उचित उपयोग करना चाहते हैं हम। ये दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा। और हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार की भूमिका का परिवर्तन हो, सरकार की
भूमिका में परिवर्तन चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार अब ढांचा ना बनाए, उद्योग ना चलाए। सरकार चाहते हैं कि वो अब जन कल्याण करे, जन कल्याण। और दूसरा काम वो क्या करे, अपना पूरा फोकस किस पर करे, प्रशासन पर ध्यान दे, प्रशासनिक व्यवस्था देखे और जन कल्याण देखे। इसलिए हम चाहते हैं कि पीपीपी मॉडल इसमें आ जाना चाहिए। उस सारा काम वो देखे, बाकी सरकार देख लेगी। एवरीबॉडी, ये क्लियर हो गया। अब इन सब के माध्यम से हम क्या चाहते हैं, इन सब के माध्यम से दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अब हम जो चाहते हैं वो चाहते हैं हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें कोई भी विश्व की कोई भी व्यवस्था हमारी जैसी कमजोर ना रहे या हम कमजोर ना रहे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा से निपटना। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, और वो क्या है, गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और समयबद्ध वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता। उपलब्धता ये रहा। ये तभी संभव है जब हमारे पास, सोचिएगा, अच्छी सेवाएं, अच्छी वस्तुएं समय पर मिलें, सस्ती मिलें, क्वालिटेटिव हों। और ये सब होंगी तो आप समझ सकते हैं। अब आप खुद सोचिएगा, आपके देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, जो ग्रीन हाईवे बन रहे हैं, अब उनकी क्वालिटी कैसी है, उससे बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ। अब आपके यहां सोचिए, बुलेट ट्रेन चल रही है, रैपिड रेल चल रही है, सोचिए बुलेट ट्रेन आने वाली है, वंदे भारत शुरू हो चुकी है। क्वालिटी कैसी है इनकी, बेहतरीन है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि सस्ती है कि नहीं, लेकिन कोशिश की जा रही है कि सस्ती वो भी हो जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत जैसी अर्थव्यवस्था के लिए हमें पीपीपी की मॉडल की आवश्यकता क्यों है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 में से सही बता दीजिए कौन कौन से कथन सही हैं। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो ध्यान रखिएगा, एक गुणवत्तापूर्ण आधारभूत ढांचा जरूरी है। और आधारभूत ढांचा तभी विकसित होगा जब पीपीपी मॉडल इसमें लागू होगा। ओके, क्लियर। एक विकसित भारत बनाने के लिए, लोगों का विकास करने के लिए, अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए सबकी जरूरत है। ठीक है, क्लियर है। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और आप लोगों के लिए इसमें एक चीज और बता दूं कि अब जो मॉडल हैं कि पीपीपी के अंतर्गत कौन कौन से मॉडल होंगे, तो मॉडल हैं आपके ये वाले, ये रहे, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी, बीओओ, बीएलओटी, एलडीओ, एचएएम, डीवीएफओ। ये पीपीपी के मॉडल हैं माय डियर। ध्यान रखिएगा कि किस किस मॉडल के तहत सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर के किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं, यानी उनके अंदर के। और यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो होगी, इंपॉर्टेंस हो गई, परिभाषा हो गई। अब बात आती है कि निजी क्षेत्र और सरकार के बीच में वो डील क्या होगी, वो किस पैटर्न पर डील होगी। ध्यान रखिएगा, किस पैटर्न के तहत होगी। तो ये वो पैटर्न है, वो मॉडल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। और यहां से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो इनके बारे में हम एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, समझ लीजिएगा आराम से। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है, ध्यान रखिएगा। एक गुड न्यूज, बहुत अच्छी न्यूज, समझ लीजिए आपके लिए। ये जो दशहरा का जो हमने आप लोगों के लिए एक ऑफर दिया था, ये आपको 25 तक के लिए था, लेकिन ये आपको, ध्यान रखिएगा, आज एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब इसे 26 तक के लिए कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, जो लोग इसमें छूट गए हैं, जो प्लेटिनम कोर्स लेना चाहते हैं या गोल्ड कोर्स लेना चाहते हैं या आपका सिल्वर कोर्स लेना चाहते हैं 18, 30 और 42 महीने का, उन लोगों के लिए 2000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया था दशहरा फेस्टिवल के उपलक्ष्य में। बैच नंबर 2 जो ऑलरेडी 23 दिसंबर तो 23 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है सुबह 8 बजे। ध्यान रखना, अभी इसमें ओरिएंटेशन क्लास चल रही है। आपका ये बैच सोचिए
इसमें 31 तारीख तक एडमिशन होंगे, लेकिन यह ऑफर 26 तारीख तक है। ध्यान रखिएगा, अभी इस बैच में जो एडमिशन है वो 31 तारीख तक होंगे, तब तक आपकी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है और उसके बाद ये एडमिशन क्लोज हो जाएंगे और ये ऑफर जो है ये केवल आज तक के लिए है। इससे बेटर है आप जितना जल्दी हो सके इसको ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फैसिलिटी है इतने रुपए में आपको जो कोर्स मिल जाएगा ये तभी मिलेगा जब आप एम के लाइव कोड को यूज कर लेंगे। ओके, क्लियर? ध्यान रखिएगा, 23 तारीख से बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी पेपर का डिस्कशन चल रहा है कि हम तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारा का सारा पैटर्न डिस्कस चल रहा है। अभी भी बैच आपका कुछ लेकिन निकला नहीं है। बेटर है इस मौके का फायदा उठा लीजिए। एक दूसरी बात, जो लोग अभी आप में से अभी तक जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है या मुझ तक नहीं जुड़े हैं, जो टेलीग्राम से मुझसे जुड़ना चाहते हैं या इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं या मेल आईडी से मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो ये तीनों चीजें मेरी दे रखी हैं। ये आपका टेलीग्राम का बारकोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। अब इसमें फॉलो करने का या इन सब चीज़ों का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारे बैचेज की इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, कोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती रहती है, करंट अफेयर का जो टॉपिक होता है या कोई भी चीज़ होती है, मटेरियल होता है, मैगजीन्स वगैरह होती हैं, वो सब आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है ना, टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें चलती रहती हैं। साथ के साथ अगर आप उनमें से कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें हम लोग जो बात करने जा रहे थे वो ये है कि मैं एक एक करके उन सभी मॉडल के बारे में आपको डिस्कस करता हूं, वो आप देख लीजिएगा क्या क्या है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पीपीपी मॉडल्स के बारे में। पीपीपी मॉडल्स नंबर 1 बीओटी। ये रहा। बीओटी है क्या? बीओटी का मतलब होता है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। इसके अंतर्गत क्या है कि सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में एक डील होती है जिसमें पूरा प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र बनाता है, उसको चलाता है और चलाने के बाद जब उसकी लागत निकल आती है तो उसको फिर वो सरकार को ट्रांसफर कर देता है। ये रहा। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें जैसे आपका रोड बनाया गया, बनाया निजी क्षेत्र ने, पैसा उसने लगाया, टेक्नोलॉजी उसने लगाई, सब कुछ उसने किया। अब वो रोड पर चला करके अपना टोल वसूल रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसका रख रखाव भी करेगा और जिस समय उसका 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में उसका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा विद प्रॉफिट, उसके बाद उस पूरे रोड को या पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को ट्रांसफर कर देगा। यह है बोट मॉडल, बीओटी, बोट मॉडल कहते हैं। ठीक है ना। अब एक होता है इसी के बाद में, ध्यान रखिएगा, दूसरा बीओओटी। इसमें क्या होता है? इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ऊपर वाले की तरह ही है। इसमें क्या होता है? बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ध्यान रखना, यहां पर जो अंतर है वो ओनरशिप का है। ओन यानी कि अभी तक जो रोड बनाए ऊपर वाले के तहत, उसमें सरकारी जमीन थी, पहले से बना हुआ रोड था या नहीं भी था, जमीन सरकारी थी, सब कुछ सरकार का था। उसी रोड को चौड़ा करना था, बड़ा करना था, हाईवे बनाना था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें वो प्रोजेक्ट निजी क्षेत्र का अपना मालिकाना हक होगा, यानी कि वो जमीन का अधिग्रहण करेगा, रोड बनाएगा, प्लांट बनाएगा, कुछ भी हो सकता है, और उसको बना करके खुद चलाएगा। और तब तक चलाएगा जब तक कि उसकी लागत निकल के नहीं आ जाती, बिद जमीन या बिद सारा कुछ। ध्यान रखना, तब तक उस पर उसका मालिकाना हक रहेगा। इसमें मालिकाना हक सरकार का होता है। ध्यान रखना, वो केवल बनाने और चलाने की जिम्मेदारी उसकी होती है, अपना पैसा निकालने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन उसमें मालिकाना हक नहीं होता। इसमें मालिकाना हक भी निजी क्षेत्र का ही रहेगा।
और जब पैसा निकल आएगा तो उसके बाद इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ध्यान रखना। तो ये दो अंतर है। क्लियर है? ठीक। इसके बाद आता है एक तीसरा और, जिसे हम कहते हैं BOO, बिल्ड ऑपरेट एंड ओनरशिप। ध्यान रखिएगा, बिल्ड, ओन एंड ऑपरेट। ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो भी होता है वो आपके निजी क्षेत्र का होता है। सरकार परमिशन देती है, सब कुछ करती है, सरकार, निजी क्षेत्र ही इसको बनाता है, निजी क्षेत्र ही इसका मालिक होता है, वही इसको चलाता है, सब कुछ वही करता है। लेकिन सरकार की भी हिस्सेदारी होती है। ऐसा नहीं कि इनमें सरकार की हिस्सेदारी नहीं होगी, सरकार भी इनसे रेवेन्यू लेती है। जो भी पैसा वसूल करेंगे उसका कुछ हिस्सा सरकार भी लेती है अपने पास, इसमें भी लेगी सरकार। ऐसा नहीं है खाली उसमें ट्रांसफर करने के बाद ही लेगी ना, अभी जो रेवेन्यू आएगा उसका एक हिस्सा सरकार भी डेली के डेली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर या एनुअल बेसिस पर लेती चली जाएगी। इसी वजह से तो फास्टैग का कंसेप्ट बनाया गया था कि कहीं पर भी फास्टैग जो कारवार से जो आप जाते हैं, स्टिकर से पैसा कटता है, कि इसमें कहीं कोई भी सिस्टम बेईमानी ना कर ले कि इस टोल पे से कितनी गाड़ियां गुजरी हैं। सोचिएगा, पहले क्या होता था, फास्टैग नहीं था तो आपके टोल वाले पैसे की हेराफेरी कर लेते थे, कितने आए कितने गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पता ही नहीं चलता था। अब सरकार ने उस पर टोल लगा दिया, फास्टैग लगा दिया। अब एक एक डाटा सरकार के पास भी आ रहा है और टोल वाली कंपनी के पास भी जा रहा है, तो उसमें बेईमानी नहीं हो पाती थी। वो इसलिए लगाया गया था कि सरकार के पास भी आंकड़ा बना रहे कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, इसलिए उसी हिसाब से उसका शेयर भी बनता है। यहां पर क्या है कि ये सब कुछ निजी क्षेत्र का रहेगा, जो रेवेन्यू आएगा वो अपने पास रखेगा। इसमें ट्रांसफर का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ये वाला जो कंसेप्ट है ये यहां नहीं है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? ये 3 क्लियर हो गए। अब इसके अलावा और कौन कौन से मॉडल हैं वो देख लीजिएगा, जो मैंने आपको बताए थे। एक है आपका BLOT, एक है आपका LDO और एक है आपका BBO। बोले सर ये क्या है? बेटा ये सब मॉडल हैं, सारे के सारे क्या हैं? मॉडल हैं। ये क्या है? इसका मतलब है बिल्ड, लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। ये रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीज, डेवलप एंड ऑपरेट। और इसका मतलब क्या है? बाय, बिल्ड एंड ऑपरेट। ये 3 चीजें इसमें आपके और मॉडल हैं। यहां पर समझिए इन तीनों का मतलब क्या है। इसमें क्या है? इसमें निजी क्षेत्र, ध्यान रखना, इसमें निजी क्षेत्र किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करता है, ठीक, और उस निर्माण वाली बिल्डिंग को या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार को क्या करता है? सरकार को किराए पर देता है, और बदले में क्या लेता है? सरकार से किराया लेता है, और तब तक किराया लेता है, उसको चलाता भी है, किराए पर देता है, बनाता है, और जब उसका पूरी कीमत निकल के आ जाती है तो सरकार को ट्रांसफर कर देता है। बोले ये कैसे होगा? इसमें क्या है कि सरकार ने अब क्या किया, एक नया जिला बनाया, सपोज दैट एक नया जिला बनाया। अब जिला बनाया है तो जिला के लिए अधिकारियों के लिए, पुलिस लाइन के लिए, तमाम सारी चीजों के लिए उन्हें क्या बनानी पड़ेंगे? बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगी, ऑफिस बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक जिला अधिकारी का पूरा ऑफिस का पूरा सेटअप बनाया, पूरा प्रशासनिक सेटअप, या पुलिस मुख्यालय बनाया गया कहीं पर भी। अब सोचिए कि बहुत बड़े एरिया में ले जाकर के उन्होंने एक तरफ प्रशासनिक अधिकारी डीएम का ऑफिस बनाया, डीएम की बिल्डिंग बनाए, रेजिडेंस बनाए, उनके कर्मचारियों के लिए कमरे बनाए, एक तरफ पुलिस मुख्यालय बनाया, उनके पुलिस वालों के लिए कमरे बनाए, सारी चीजें बनाई, और परेड ग्राउंड बनाया, सब कुछ हुआ। अगर ये नहीं करते तो क्या करते? सरकार को बनाना पड़ता, पैसा लगाना पड़ता, और सरकार की व्यवस्था तो जानते हो क्वालिटी होती नहीं है, और उसका मेंटेनेंस कौन करेगा? कैसे करेंगे?
तो इसलिए सरकार क्या करती है, इस तरह की बिल्डिंग या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करती है, निजी क्षेत्र को दे देती है। भाई ये रही जगह, अब तुम बना के दे दो हमको। तो निजी क्षेत्र उस बिल्डिंग को, पुलिस मुख्यालय को या किसी भी बिल्डिंग को बनाएगा, उसको किराए पर सरकार को देगा। सरकार क्या करेगी, उसका महीने के हिसाब से या साल के हिसाब से पूरा किराया देगी, जितना पैसा लगा हुआ है उस हिसाब से वो तय कर लिया जाएगा। सोचिए, निजी क्षेत्र जब तक उसका पूरा लागत निकल नहीं आती तब तक उस पूरे के पूरे बिल्डिंग का मेंटेनेंस, रख रखाव वो निजी क्षेत्र ही करेगा। पूरे मुख्यालय से लेकर के हर एक चीज का, उसके पाइपलाइन से लेकर के, उसके टाइल्स से लेकर के, उसकी साफ सफाई से लेकर के, उसमें कुछ भी टूट फूट होती है उन सारी चीजों का जिम्मेदारी किसकी है, निजी क्षेत्र की। और हर महीने उसका क्या मिलेगा, सरकार से किराया मिलेगा। और जब पूरा निकल के आ जाएगा, इतने साल में लागत निकल के आ जाएगी, तो इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये रहा आपका बिल्ड, लीज, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, एक नया मॉडल है। अब इसमें फायदा क्या हुआ, सरकार को जबरदस्ती पैसा नहीं लगाना पड़ा, थोड़ा थोड़ा करके ईएमआई के तौर पर देना पड़ रहा है कि नहीं। जैसे हम लोग मकान ले लेते हैं ना, बैंक से लोन ले लिया, ईएमआई पर मकान मिल गया, हमको फ्लैट मिल गया, कुछ भी मिल गया, अब हर महीने इतना एक अमाउंट उसको देते चले जाते हैं। 15-20 साल में हमारा पूरा पैसा निकल जाता है, हमारा अपना मकान हो जाता है। सेम इसी तरीके से, इसी को ईएमआई वाला मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, लीज डेवलपमेंट एंड ऑपरेट। इसमें क्या है, सरकार के जो पहले की कोई बिल्डिंग है, सरकार की पुरानी बिल्डिंग, ध्यान रखना, सरकार की पुरानी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत ढांचा, ध्यान रखना, इससे निजी क्षेत्र को दे दिया जाता है, देते हैं। और वो इसको क्या करता है, उसको किराए पर ले लेता है, निजी क्षेत्र इसको किराए पर ले लेता है। जैसे अडानी ने आपके एयरपोर्ट ले लिए हैं किराए पर, बनाए किसने, सरकार। रेलवे किसने, रेलवे स्टेशन किसने बनाए, सरकार ने। अब किराए पर किसको दे दिया, अडानी को। तो यह है किराए पर। अब उसको अडानी जी या कोई भी निवेशक इसको और डेवलप करेगा और अच्छा बनाएगा, सुंदर बनाने की कोशिश करेगा, सारी चीजें करेगा और उसको खुद ही चलाएगा। और ये दे दिया गया कितने समय तक, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। उसके बदले में सरकार को क्या मिलता रहेगा, पैसा मिलता रहेगा। बदले में क्या मिलता रहेगा, पैसा। वो भी कमाता रहेगा और ये भी, सरकार को भी इनकम मिलती रहेगी। अब सरकार का झंझट खत्म हो गया, सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो इसी के तहत ही आपके, ध्यान रखना, एयरपोर्ट, इसी में रेलवे स्टेशन, रेलवे, ये दिया गया है का, इसी को इसी तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया गया है। ये रहा जो दिए जा रहे हैं। इसमें संरचना किसकी है, सरकार की है, हमारी है। और बना कौन रहा है, चला कौन रहा है, निजी क्षेत्र। ये रहा, क्लियर हो गया। तो अभी स्टेशन, एयरपोर्ट जो कुछ भी दिए जा रहे हैं वो इसी प्रोजेक्ट के तहत है, एलडीओ के तहत ही है। इसमें प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जा रहा है, भाई तुम चलाओ, भाई तुम किराए पर ले लो, उसको डेवलप करो और चलाओ, हमको किराया देते रहना। अब एक क्या है, एक है आपका, ये रहा, बाई, बिल्ड एंड ऑपरेट। इसमें क्या है, इसमें तो किराए पर लिया था, ध्यान रखना। इसमें क्या है, उसको खरीद लिया, इसको निजी क्षेत्र खरीद लेता है। निजी क्षेत्र क्या करेगा, किसी भी सरकारी व्यवस्था को, सरकारी ढांचे को निजी क्षेत्र खरीदता है और खरीदने के बाद उसे डेवलप करता है और फिर उसे चलाता है। यह कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जो भी सरकार अपना कोई भी ढांचा बेचना चाहे, वो सारी चीजें। ये मैंने आपको सारे का सारे कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए पीपीपी मॉडल के तहत। मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी इसमें एक मॉडल और भी है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम कहते हैं HAM और VGF। HAM एंड VGF। HAM का मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, और ये होता है बायबिलिटी
गैप फंडिंग, वीजीएफ। ये ध्यान रखिएगा, ये वो सारे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी, स्टेट पीएससी में। इस लेवल के क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो बच्चे चारों खाने चित्त हो जाता है कि ये कहां से पूछ लिया, इसका मतलब क्या है। जिसने ढंग से पढ़ रखा वो कर ले जाता है, जिसने नहीं पढ़ रखा वो नहीं समझ कर पाता। और किताबों में आसान सा भाषा में ये दिए भी नहीं है, ध्यान रखना। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है? हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड यानी दो चीजों का मिक्सअप। इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी सरकार और निजी क्षेत्र पीपीपी तो है ही है, लेकिन उसका भी मॉडल क्या है, ये रहा। इसमें क्या है कि इसमें 40% पैसा प्रोजेक्ट में सरकार लगाती है और 60% पैसा कौन लगाएगा? निजी क्षेत्र। ये दोनों मिलकर के लगाएंगे कि 40% मेरा, 60% तुम्हारा। बोले बनाओ, ठीक। और उसके बाद क्या हो जाएगा? जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, ध्यान रखना, पूरे होने के बाद क्या होगा? निजी क्षेत्र को वार्षिक आधार पर पैसा वापस किया जाएगा। ईएमआई के तौर पर। यानी कि अभी हम पूरा पैसा नहीं लगा रहे, भाई बना दो तुम। ध्यान रखिएगा, आप में से किसी की भी कंपनी हो सकती है, भाई 40% हम सरकार हैं, हम 40% पैसा दे रहे हैं, ये लीजिए, हम आपको 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में दे देंगे, ठीक है ना। आप बनाइए, 60% पैसा आप लगाइए। बन के तैयार हो गया, आपने फ्लाईओवर बना दिया, कोई भी डैम बना दिया, या आपने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, रोड बना दिया, या पावर प्लांट बना दिया, कुछ भी बना दिया, आप बना दिया। अब क्या करें? अब वो बन के तैयार हो गया, वो हो गया सरकार का, ठीक। अब आपको क्या मिलेगा? जितना पैसा लगाया है, सारी चीजें हुई है, उसका इतने साल तक इतना इतना पैसा आपको हर साल मिलता चला जाएगा। ये रहा एन्युटी मॉडल, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। बनाना और पैसा लगाना 60% आपका है, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया ये। और ये क्या है दूसरा? वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी यानी व्यवहार्यता अंतराल फंडिंग कहते हैं। वायबिलिटी का मतलब होता है व्यवहार्यता, व्यवहार्यता अंतराल कोष फंडिंग। इसका मतलब होता है पुराने ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार फंडिंग करती है। कोई निजी क्षेत्र किसी प्रोजेक्ट को बना रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और उसको और डेवलप करना है और सारी चीजें करना है, तो उस ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार फंडिंग करती है। और यह लागत का मैक्सिमम, लागत का कितना होता है? 40% होता है। इतना पैसा सरकार देगी। जो भी आपका व्यवहार्यता में अंतराल, जो गैप आ रहा है, उस गैप को भरने के लिए, यानी आपने इतना ऊंचा डैम बनाना था, अब इसको और ऊपर करना है, पैसे की कमी पड़ रही है, कोई समस्या है, तो सरकार दे देगी 40% आपको और दे देगी, इसको और डेवलप कर दीजिए अच्छे तरीके से। तो ये है आपके व्यवहार्यता अंतराल फंडिंग का कंसेप्ट। ओके, एक चीज क्लियर हो गई। तो ये हो गया पूरा पीपीपी मॉडल। 4 बार 5 बार पीपीपी नहीं, केवल 3 बार पीपीपी है, ठीक है ना। एवरीबॉडी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपका पीपीपी मॉडल की परिभाषा, ठीक, उसकी इंपॉर्टेंस, और उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, उनकी खास विशेषता क्या है, ये मैंने एक एक करके सारी चीजें आपको मैंने बता दी है, सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं, इसके बाद में एक टॉपिक और था, उसको और डिस्कस करते हैं, और वो है आपका NIP, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन परियोजना। पाइपलाइन परियोजना,
ये भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, सोचिए, इसको लॉन्च किया है। आपके समझिए 15 अगस्त 2019 को इसकी उन्होंने घोषणा की थी और 31 दिसंबर 2019 को इसे लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, 31 दिसंबर 2019 को इसका उद्घाटन किया था। यह परियोजना है क्या? यह परियोजना है, इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य समझिएगा, उद्देश्य है भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, और यह तब संभव है, यह तभी संभव है जब विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचा हो। इसका मतलब हो गया कि भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए एक विश्व स्तरीय आधारभूत ढांचे का विकास करना। ध्यान रखना, अब इसमें आधारभूत ढांचे के अंतर्गत क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें कौन कौन से आधारभूत ढांचे, क्षेत्र कौन कौन से, सभी क्षेत्र, ध्यान रखिएगा, सभी क्षेत्र। आपके इसमें सामाजिक आधारभूत ढांचा भी है और इसमें भौतिक आधारभूत ढांचा भी है। ध्यान रखना, सामाजिक भी और भौतिक भी। इसका मतलब इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिए। इसमें आपका शिक्षा है, इसमें स्वास्थ्य है, इसमें पेयजल है, स्वच्छता है, ठीक है ना, इसी में आपका शहरी विकास है, इसी में आपके ग्रामीण विकास है, यानी कि सारी चीजें जो भी हैं, यानी पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इसमें डेवलप करना है। और भौतिक आधारभूत ढांचे में सोचिएगा, आपका परिवहन है, सभी तरह का परिवहन है, संचार है, ऊर्जा है। ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। बोले कि पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमको डेवलप करना पड़ेगा, चाहे शहरी ढांचा हो, चाहे ग्रामीण ढांचा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पेयजल हो, स्वच्छता हो, आवास हो, परिवहन, संचार, ऊर्जा, ये सब कुछ हो, इसमें हम सब ये सब करेंगे। ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। और इसके अंतर्गत अब और इसमें क्या किया गया, ध्यान रखिए, और क्या क्या प्रावधान है। ये योजना है 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक के लिए बनाई गई। 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक के लिए इसको डिसाइड किया गया। और इसमें क्या डिसाइड किया गया कि इसके अंतर्गत, ध्यान रखना, इसके अंतर्गत इतने समय में लगभग 111 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लगभग ये बनता है आपका 1.5 ट्रिलियन डॉलर। बोले इतना पैसा खर्च होगा इसके अंतर्गत, ध्यान रखना, 5 साल में। और 2030 तक अगले उसमें इसमें खर्च होगा आपका लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर। यह खर्च किया जाएगा इतना इसके अंतर्गत। इन आंकड़ों को ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं ये बहुत जरूरी हैं। क्लियर है? अब बात आती है कि इसमें खर्च कौन कौन कैसे कैसे करेगा। ध्यान रखना, यह तो होगा इसका खर्च, और लक्ष्य क्या है, कब तक का। दूसरा इसमें जो होगा वो शेयर, वो किस किस का होगा, कौन कौन करेगा। ध्यान रखना, 39% शेयर होगा केंद्र सरकार का, ये खर्च करेगी, और 39% होगा आपका राज्य सरकार का, जिस राज्य में चलेगा वो वहां पर खर्च करेगा, और लगभग 22% शेयर ये निजी क्षेत्र करेगा, यानी कि निजी क्षेत्र इसमें भागीदारी करेगा इतने परसेंट की।
ध्यान रखना 39, 39 एंड 22। क्लियर हो गया। अब बात आती है कि सबसे ज्यादा फोकस कौन सा किया जाएगा, फोकस एरिया कौन कौन से हैं, ध्यान रखिएगा। फोकस एरिया जिन पर फोकस किया जाएगा, किन किन चीजों पर। आधारभूत ढांचा तो बहुत सारा है, उनमें सबसे ज्यादा किस पर फोकस करेंगे, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 ऊर्जा, ऊर्जा पर खर्च किया जाएगा 24% पर, इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है ना। नंबर 2 सड़क, ध्यान रखिएगा 19%। ओके। तीसरा शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र यह आएगा 17%। उसके बाद आएगा रेलवे, चौथे नंबर पर रेलवे, इस पर खर्च किया जाएगा 13%। पांचवें नंबर पर आएगा ग्रामीण विकास, ध्यान रखिएगा ग्रामीण विकास, इस पर खर्च किया जाएगा 8%। छठे नंबर पर आएगा सिंचाई, इस पे भी 8%। इस तरीके से हर चीज के लिए परसेंटेज कर रखा है। तो मैक्सिमम नंबर 1 कौन है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1 है आपका ऊर्जा, नंबर 2 है सड़क, और यहां पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी क्षेत्र का ये रेशियो है, ध्यान रखिएगा। एवरीबॉडी क्लियर। तो ये आपकी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन परियोजना का कंसेप्ट है, जिसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक। चलिए, ये हमारे 2 टॉपिक हो गए, और इसके बाद में जो अन्य टॉपिक हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, ठीक है ना, भूमि अधिग्रहण नीति क्या है, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, या अन्य जो सरकार ने प्रयास किए हैं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, कौन कौन सी कमेटियां बनाई, उनकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं, वो सारी चीजें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। सभी लोग अगली क्लास के लिए प्रॉपर तरीके से रेडी रहिए, सब लोगों तक इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिएगा सब लोगों को, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो आपके संभावित प्रश्न हैं वो ये देखिएगा, ये बिल्कुल मैंने नए टॉपिक बनाए हैं जहां से अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन ये संभावित प्रश्न है। आधारभूत ढांचे का निम्न में से कौन सा महत्व है, इससे निवेश में वृद्धि होगी, रोजगार का सृजन होगा, निर्यात में वृद्धि होगी। सही कथन का चयन कीजिए, केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, उपरोक्त सभी। बताइए। ये मैंने आपको कहा था कि जिस टॉपिक से अगर आए हुए क्वेश्चंस हैं तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के, चाहे 15 साल के हो या 20 साल के, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अगर नहीं आए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। ये मॉडल क्वेश्चंस हैं जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आधारभूत ढांचे का महत्व, जिन्होंने कल की क्लास की होगी उनको पता चल गया होगा, आंसर है डी। बहुत बढ़िया सभी लोग। भाई आधारभूत ढांचा अच्छा होगा तो नेचुरल सी बात है उद्योग धंधे विकसित होंगे, उद्योग धंधे विकसित होंगे तो क्या होगा, निवेश आएगा ही आएगा, रोजगार बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और जब अच्छी वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं होंगी, गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं सेवाएं होंगी तो निर्यात भी बढ़ेगा। दैट्स इट। दूसरा क्वेश्चन, सरकार ने आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास किया है। एफडीआई को उदार बनाना, पर्यावरण कानून में बदलाव करना, केलकर समिति का गठन करना, आधारभूत ढांचा वित्त कंपनी लिमिटेड, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IIFCL कहते हैं, का गठन। बताइए निम्न में से कितने कथन सही हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। बताइए। नेचुरल सी बात है, आंसर डी, सभी कथन पूरी तरह सही हैं। केलकर समिति और देवराय समिति का गठन किया गया, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ही था। क्लियर है। एफडीआई को 100% किया ही गया है, पर्यावरण कानून में बदलाव किए गए हैं, केलकर समिति गठन किया ही गया है। 2006 में IIFCL का गठन किया गया था, ये रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन परियोजना के अंतर्गत आता है। बताइए। आधुनिक रेलवे स्टेशन, सुरक्षित पेयजल, हवाई अड्डे, सभी के लिए स्वास्थ्य, बस टर्मिनल, स्वच्छ ऊर्जा। बताइए कौन से आते हैं।
सही कूट का चयन कीजिए। केवल 1 3 5, 1 3 5 6, 2 4 6, 1 2 3 4 5 6। बता सकते हैं अब तो एवरीबॉडी? ये रहा। अब तो आराम से आप लोग बताने लगे हैं। बस मेरा पर्पस यही है, पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे प्रीवियस ईयर की और चाहे यहां की। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। परियोजनाओं को लागू करने के लिए निजी क्षेत्र अधिकांश लागत साझा करेगा। अधिकांश लागत। एनआईपी में पूंजीगत व्यय में सड़क क्षेत्र का हिस्सा सबसे अधिक है। दोनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों और दोनों में से कोई नहीं। बताइए। अधिकांश हिस्सा निजी क्षेत्र लगाएगा, सोचिएगा, और सड़क क्षेत्र सबसे ज्यादा है। आंसर डी, दोनों में से कोई नहीं है। अधिकांश हिस्सा मैंने क्या कहा था? 39% सेंटर, 39% स्टेट और 22% प्राइवेट सेक्टर। ये रहा। तो प्राइवेट सेक्टर की पूंजी तो 22% है। अधिकांश हिस्सा कहां है? अधिकांश हिस्सा सरकार लगा रही है। और दूसरा, सड़क क्षेत्र का कितना बताया था? 19%, जबकि ऊर्जा का कितना है? ऊर्जा का है 24%। आंसर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा। इस तरीके से क्वेश्चंस है। निम्नलिखित पीपीपी मॉडल के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? ठीक है ना? बिल्ड ओन ऑपरेट, BOO मॉडल के तहत तयशुदा समय के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक समय के बाद सरकार को ट्रांसफर कर दिया जाता है BOO में। अगला क्या है? BOLT, बोल्ट, बिल्ड ऑपरेट लीज ट्रांसफर। इसके तहत सरकार लीज अवधि के बाद सुविधा का स्वामित्व ले लेती है। भाई लीज अवधि खत्म हो गई, उसके बाद सरकार अपने हाथ में ले लेगी। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर BOT मॉडल के तहत अनुबंधित अवधि के दौरान संपत्ति के डिजाइन और निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी जिम्मेदार है। सोचिएगा, डिजाइन बनाना, निर्माण करना, यह सब उसी का हिस्सा है। सही कूट का चयन कीजिए। बताइए। केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1 2 3। सोचिएगा। आंसर ये, इसमें ट्रांसफर नहीं होता, बाकी दोनों सही। क्लियर हो गया? तो ये है आज की आपकी क्लास एवरीबॉडी। बस इतना सफिशिएंट है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो बस इतना आप लोगों को सहयोग चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे कि उनका भला हो सके, उनका फायदा हो सके। इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। हैव ए नाइस डे। और ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है, जिसके थ्रू आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं या मुझे फॉलो कर सकते हैं। अभी तक नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम बारकोड और ये मेरा लिंक है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी। इस पर फॉलो कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी चीजें, आपके मटेरियल सब आपको मिलता रहेगा यहां से। ओके, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू गाइस। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।